अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। अभी हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। बड़ा इंपॉर्टेंट काइंड है इसकी रिलेटिव प्रोनाउन। इट रिलेट्स इट्स एंटीसीडेंट। ये ऐसा प्रोनाउन है जो एंटीसीडेंट को रिलेट करता है बाद वाले क्लॉज के साथ या बाद वाले पार्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। इट रिलेट्स इट्स एंटीसीडेंट with the clause or part of sentence which comes after it। एंटीसीडेंट को पहले समझ लें कि एंटीसीडेंट क्या होता है। एंटीसीडेंट मतलब द नाउन और प्रोनाउन विच कम्स बिफोर सम पर्टिकुलर वर्ड। किसी वर्ड से पहले जो नाउन या प्रोनाउन इस्तेमाल हो, जो उससे रेलेवेंट हो, उसको उसका एंटीसीडेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन से प्रोनाउंस हैं? ये दैट, हु, whose, whom और which। ये हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। ये रिलेट करते हैं, किसको रिलेट करते हैं? अपने एंटीसीडेंट को। किससे? क्लॉज के साथ या जो भी पार्ट ऑफ सेंटेंस जिसके बाद आएगा, जो इन वाले प्रोनाउंस के बाद आएगा। मैं आपको सेंटेंस लिख के देता हूं, फिर आपको काफी क्लियर हो जाएगा। मसला मैं लिखता हूं, he is the man who helped me yesterday। अब इस सेंटेंस में आप गौर कीजिए बेटा कि ये है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेट कर रहा है अपने एंटीसीडेंट को। ये एंटीसीडेंट है किसके साथ? हेल्प मी यस्टरडे, पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अपने के बाद वाले पार्ट ऑफ सेंटेंस को अपने एंटीसीडेंट से रिलेट करने वाला जो वर्ड होगा उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन का नाम देंगे। तो इस तरह से ये जो मैंने लिखे हुए हैं ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। ये रिलेट करते हैं अपने से पहले वाले वर्ड को अपने से बाद वाले पार्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ। ठीक है, और इसके बहुत सारे यूजेस हैं। इसको हम जो कंपटीशन की क्लासेस होती हैं या आप कह लें कि एग्जाम्स होते हैं कंपटीशन के, एंट्री टेस्ट कह लें आप, तो उसमें कहाँ पे विच इस्तेमाल होता है, कहाँ पे हु इस्तेमाल होता है, कहाँ पे होम इस्तेमाल होगा, हुज कैसे आएगा, दैट कैसे आएगा, इसके यूजेज कैसे है, वो एक काफ़ी लंबी मतलब इसकी डिटेल्स हैं जो कि मैं आपको इसके बाद समझाता हूँ। अब हम देखते हैं कि ये इनका यूजेज कैसे होगा। मसलन हु जो है ये आमतौर पर लिविंग थिंग्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लिविंग थिंग के साथ। जबकि हुज और होम ये भी लिविंग थिंग के साथ ही है, लेकिन ये पोजेशन शो करते हैं। अब विच है और दैट है, ये भी नॉन लिविंग थिंग के साथ इस्तेमाल होता है, और विच भी यूजुअली नॉन लिविंग थिंग के साथ यूज किया जाता है। अब दैट और विच का यूजेज आपस में क्लैश आता है, कि कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि दैट किस वाली नॉन लिविंग थिंग के इस्तेमाल होगा और विच किस तरह से यूज होगा। और ये पोजेशन केस में अगर मैं कहा है तो इसका क्या मतलब है? मसलन मैं अगर कहता हूं कि ही इज द पर्सन हुज सन गॉट द फर्स्ट प्राइज। ठीक है, सेंटेंस लिखता हूं मैं,
इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो ये जो whose है ये है तो रिलेटिव प्रोनाउन, लेकिन ये पोजीशन शो कर रहा है। whose son got the first prize, तो ये whose जो है ये रिलेट भी कर रहा है अपने एंटीसीडेंट, इसका एंटीसीडेंट पर्सन है, इसको रिलेट कर रहा है रिमेनिंग पार्ट के साथ, और साथ के साथ ही पोजीशन भी शो कर रहा है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि ये पोजीशन शो करते हैं। ऐसे होम भी, ये होम भी इसी सेंस में इस्तेमाल हो सकता है कि ही इज द पर्सन whom I call my teacher. फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ he is the person whom I call my teacher. whom या इस और बहुत सारे बेशुमार सेंटेंस कॉम्बिनेशन में हम बना सकते हैं। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गए। अब हम देखते हैं कि दैट और विच का क्या डिफरेंस है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड जी। अभी रिलेटिव प्रोनाउन में दैट को डिस्कस करते हैं डिटेल में। ये बेसिकली एंटी टेस्ट के स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलरली ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा और से समझिएगा। अक्सर ये डिफरेंस मतलब बड़ा मुश्किल हो जाता है, कहाँ पे दैट आना है, कहाँ विच आना है। और कई जगह पे हु भी इस्तेमाल में आ रहा होता है कि हु इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे भी दैट इस्तेमाल होता है। तो वो आपको मैं बड़े अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि दैट के कौन कौन से रूल्स हैं। इसको जुबानी याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। पहली बात ये है रूल नंबर 1 कि टू एंटीसीडेंट्स, जब टू एंटीसीडेंट्स इन सेंटेंस में आ जाते हैं उसमें एक लिविंग मतलब दोनों लिविंग भी हो सकते हैं, एक लिविंग एक नॉन लिविंग भी हो सकता है, बहरहाल एनिमेटेड एक होता है। तो जब दो एंटीसीडेंट्स आ जाएं किसी एक सेंटेंस में तो वहां पे हम दैट लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है द बॉय एंड हिज डॉग दैट केम इन द पार्क अटैक्ड एन ओल्ड मैन। तो यहाँ पे आप देखें दैट हमने यूज किया। क्यों दैट यूज किया? क्योंकि दो एंटीसीडेंट्स आ गए, ये एंटीसीडेंट नंबर 1 है और ये एंटीसीडेंट नंबर 2 है। तो जब दो एंटीसीडेंट्स एक सेंटेंस में आ जाएंगे तो हम दैट यूज करेंगे। ये दैट जो है इन दोनों को डील करेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे दैट आएगा, हु नहीं आएगा, विच नहीं आएगा। फिर इसी तरीके से रूल नंबर 2 क्या कहता है कि ऑल, नन, नोबॉडी, द ओनली, द सेम, इस तरह के जो वर्ड्स हैं अगर ये सेंटेंस में आते हैं इनके साथ, इन प्रोनाउंस के साथ भी हम लोग दैट यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, आई नो ऑल दैट केम इन द पार्टी। तो एंटीसीडेंट क्या है? ऑल, ठीक है। तो ऑल के साथ दैट आएगा, हु नहीं आएगा। यहाँ पे ज़हन में आना चाहिए, आमतौर पर स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि आई नो ऑल हु केम इन द पार्टी। यहाँ पे हु नहीं आएगा बल्कि दैट आएगा। आप याद इसको रटा लगा लें, ऑल, नन, नोबॉडी, द ओनली, द सेम। जब ये वाले एंटीसीडेंट यूज होंगे तो पक्का है कि आपने दैट लगाना है, आपने विच नहीं लगाना, आपने हु नहीं लगाना, हुज नहीं लगाना, होम नहीं लगाना। रिलेटिव प्रोनाउन है वो भी, लेकिन दैट वाला रिलेटिव प्रोनाउन यूज यहाँ पे होगा। इसी एक सेंटेंस से मैंने ये ऑलमोस्ट 3 जो हमारे कॉम्बिनेशंस हैं उनको मैंने लिखा है। जैसे कि आई नो नन हु केम इन द पार्टी, तो हु नहीं आएगा बल्कि दैट आएगा। आई नो नन दैट केम इन द पार्टी। देखो हालांकि यहाँ पे गलती से हु लग सकता है लेकिन हु नहीं आना, ये ज़हन में आता है लेकिन नहीं आएगा। आप जब याद करेंगे इसको कि नन के साथ भी, नो बॉडी के साथ भी ऐसे एंटीसीडेंट्स हैं जिनके साथ हम दैट लगाते हैं, हम इनके साथ हु नहीं लगाते, विच नहीं लगाते। आई नो नो बॉडी दैट केम इन द पार्टी, तो नो बॉडी के साथ भी हम दैट लगाएंगे। द ओनली के साथ भी हम दैट लगाएंगे, जैसे कि ही इज द ओनली पर्सन दैट हेल्प मी। हु नहीं आएगा बल्कि दैट आएगा, ठीक है। ही इज द ओनली पर्सन दैट हेल्प मी। इसी के से यू आस्क मी द सेम क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड, विच वाज नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पे विच लोग पूछते हैं, लेकिन नहीं, इंडिकेट कर रहा है। तो इस तरह से इंडिकेट कर रहा है जो कि दैट अप्रोप्रिएट इंडिकेशन है। तो रिलेट करने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट इस्तेमाल होगा। इसके अलावा भी दैट के इस्तेमाल हैं, वो मैं आपको भी बताता हूँ। दैट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन और कहाँ पे इस्तेमाल होता है? सुपरलेटिव डिग्री के साथ। सुपरलेटिव डिग्री अगर एज एन एंटीसीडेंट आ जाए तो तब हम दैट लगाते हैं। जैसे कि ही इज द बेस्ट टीचर दैट आई हैव एवर सीन। तो द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री आ गई। टीचर ऑब्वियसली किसी नाउन की होती है तो डिग्री है,
तो ये नाउन आ गया, तो ये एंटीसीडेंट के तौर पर सामने आ गया। तो ऐसा एंटीसीडेंट जिसमें सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल होती है उसके साथ भी हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर दैट इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके अलावा अगर ऐसा सेंटेंस जो कि इंट्रोगेशन शो करता है और उसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहे हों तो उसमें भी रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर दैट यूज होगा। ठीक है, जैसे कि हु इज देयर, दैट इज मेकिंग नॉइज। तो यहाँ पे हु इज मेकिंग नॉइज नहीं आएगा, बल्कि लॉजिकली क्या आएगा, दैट इज मेकिंग नॉइज। हु इज देयर, दैट इज मेकिंग नॉइज। ऐसे ही व्हाट इज देयर, दैट इज इम्पॉसिबल फॉर अल्लाह अलमाइटी। ठीक है, तो जब हम किसी ऐसे स्टार्टिंग जो है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से करेंगे तो वहां पे रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर दैट इस्तेमाल होता है, विच इस्तेमाल नहीं होता। फिर द फ्यू, द लिटिल, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं एज एन एंटीसीडेंट्स, तो उनके साथ भी हम दैट ही लगाते हैं। जैसे कि आई नो द फ्यू पीपल, सॉरी ये हु बाय मिस्टेक आ गया, यहाँ पे दैट आना चाहिए था। ये देखें, ये लॉजिकली कितना करेक्ट लगता है हु, कि मुझसे भी बाय मिस्टेक ये हु आ गया, हालांकि यहाँ पे दैट आना चाहिए। तो दैट ही यूज होगा, हु यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा। जब हमारे माइंड में ये बात आ जाए, जब हम याद कर लें कि द फ्यू, द लिटिल और इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ भी हम दैट लगाते हैं, हु या विच या और कोई प्रोनाउन नहीं लगाते। तो ये है दैट के यूजेस। अब रह गया विच, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड बताता हूँ। विच एज अ रिलेटिव प्रोनाउन कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो वो भी अब देख लें विच के यूजेस कैसे हैं। मोस्टली नॉन लिविंग थिंग के साथ विच इस्तेमाल होता है, मोस्टली नॉन लिविंग थिंग के साथ विच इस्तेमाल होता है। अगर आप दैट भी यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग के साथ तो गलत नहीं होगा, लेकिन विच ज्यादा सूटेबल है। जैसे कि मैं कहता हूँ दिस इज द कार विच आई लाइक द मोस्ट, तो कार एक नॉन लिविंग थिंग है और इसके साथ हम लोग विच का रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे। इसी तरीके से एनिमल्स हैं, तो एनिमल्स के साथ भी हम विच ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि द डॉग विच अटैक्ड मी वॉज किल्ड, तो ये विच जो है एनिमल्स के साथ इस्तेमाल होगा। फिर अगर आप पूरा का पूरा क्लॉज एज एन एंटीसीडेंट इस्तेमाल हो, अगर पूरा पूरा क्लॉज या फ्रेज एज एन एंटीसीडेंट इस्तेमाल हो तो मैं उसके साथ भी विच हम यूज करेंगे। जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, he said he had paid the bill which was not the case। अब आप देखें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक क्लॉज इस्तेमाल हुआ है, he had paid the bill। ये क्या है, ये एक क्लॉज है, तो ये क्लॉज एज एन एंटीसीडेंट काम कर रहा है। मैं आपको एंटीसीडेंट का मतलब समझा चुका हूँ कि जो वैसे तो आमतौर पर एक वर्ड होता है, लेकिन यहाँ पे क्लॉज भी एज एन एंटीसीडेंट, क्योंकि नया केस आ गया इसलिए मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ। तो क्लॉज एज एन एंटीसीडेंट यूज हो रहा है कि वो विच का एंटीसीडेंट है। ऐसा वर्ड, ऐसा नाउन या प्रोनाउन जो किसी वर्ड से पहले इंडिकेट कर रहा हो, उसको इशारा कर रहा हो, उसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं। तो ये सारा का सारा जो क्लॉज है, ही हैड पेड द बिल क्लॉज है, विच वॉज नॉट द केस। तो ये विच जो है किसके मुतालिक बात हो रही है, इस पूरी सिचुएशन के मुतालिक बात हो रही है, जो पूरा एक क्लॉज है। तो ये उसको विच जो है वो रिलेट कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट कर रहा है। यहाँ पे देखें जब हम चॉइस की बात करते हैं तो उसमें भी हम विच यूज करते हैं। ये बड़ा कॉमन सा एक विच का यूजेज है, एज अ रिलेटिव प्रोनाउन भी ये उसी तरह से इस्तेमाल हुआ है। जैसे कि प्लीज टेल मी द कलर विच यू लाइक द मोस्ट, तो यहाँ पे चॉइस की बात हो रही है, तो कौन सा कलर जो सबसे ज्यादा आपको पसंद है, तो कलर जो है वो चॉइस में आ रहा है, तो इसलिए विच उसको चूज करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग विच के यूजेस देख सकते हैं इन कंपैरिजन विद दैट।